दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले घोसी के समाजवादी शेर का निधन हो गया है और इससे सपाइयों में शोक की लहर डूब गई है। दरअसल जिस समाजवादी शेर का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसने एक बार नेताजी का हाथ थामा तो आजीवन वो नेताजी के साथ रहा। इसलिए मैं इस शख्स को घोसी का समाजवादी शेर बता रहा हूं, जिसने 1996 में समाजवादी पार्टी का परचम मऊ जिले में फहराया था। और ये जो शेर था, इस शेर का नाम था सुधाकर सिंह। 67 साल के सुधाकर सिंह ने आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। सुधाकर सिंह लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर छात्र जीवन में ही जेपी के आंदोलन में शामिल हो गए थे। नतीजा ये रहा कि आपातकाल में इनको जेल जाना पड़ा। तो जिसने जेपी का हाथ थामा हो, उसके बाद मुलायम और चरण सिंह के साथ काम किया हो, आज वो शख्स चला गया। पूर्वांचल में अब बहुत कम लोग हैं जो कि जेपी के आंदोलन से निकले हुए राजनीति में हैं। और हमारे साथ हैं कर्नल शरण सिंह साहब। कर्नल शरण सिंह साहब को मैंने इसलिए जोड़ा कि जब घोसी में उपचुनाव लड़ रहे थे सुधाकर सिंह 2023 में, और उनको हराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री और 21 मंत्री और सैकड़ों विधायक लगाए गए थे, और जहां पे मोर्चा संभाला था समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने, राजीव राय ने, कर्नल साहब ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्योंकि सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कर्नल जी, पहली प्रतिक्रिया क्या आई जब आपको पता चला सुबह कि सुधाकर सिंह साहब नहीं रहे? सुधाकर जी से मैं पिछले विधानसभा सत्र में काफी देर उनके साथ बैठा रहा विधानसभा में। और इंसिडेंटली जब हमारे बीच में कोई एफिलिएटेड चीजें होती है, उसी पे चर्चाएं होती, तो हम लोग उसी उपचुनाव के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो जीगट समाजवादी थे और बहुत जमीनी, कोई ज्यादा मतलब फ्लैम्बॉयंसी नहीं थी, बहुत साधारण बिल्कुल खाटी समाजवादी। सबसे पहले उनकी आत्मा को शांति मिले, इस सब की हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दुख का क्षण है उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए, और हम सबके लिए भी। पुराने समाजवादियों को जाने से बहुत नुकसान होता है। जो नई पीढ़ी के समाजवादी है, उनके शिक्षण और प्रशिक्षण पे उसका सीधा असर पड़ता है, व्यक्तिगत तौर पे ये मैं मानता हूँ। और समाजवादियों की पहचान ही सादगी और जमीनी है, तो ऐसे जमीनी नेताओं को जाना एक बड़ा नुकसान देता है पार्टी का। याद रहेंगे। और मैंने अपना पिछले कुछ सालों में जो मेरा सामाजिक जीवन है, मेरा समाजवादी परिवेश, मेरा बैकग्राउंड छोड़ के जो सीधा एक्सपीरियंस किया है, जो गिने-चुने खाटी समाजवादी चेहरे हैं, उनमें उनका स्थान आता है। और जो हमारी सामाजिक संरचना है समाज की, उसमें आज के खास तौर से माहौल में उनका नाम विशेष है। हमारी पार्टी में मोहन सिंह जी, ओम प्रकाश जी जैसे की लेगेसी में पिछले 30 साल में खास तौर से समाजवादी पार्टी के साथ जो ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज के नेता थे, उनमें एक प्रमुख स्थान था। इसलिए अ, कि जाति को तो हम झुठला नहीं सकते और जाति के असर को भी झुठला नहीं सकते, वो ढकोसलेबाजी की बातें भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनके मन में कभी भी ये विचार नहीं आया कि बदले हुए माहौल में वो उसका जातिगत फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके कभी भी मतलब जितना मैं जानता हूँ कि उनके परिवेश में, उनकी आत्मा में ये सोच ही नहीं थी कि बदले परिवेश में उसका फ़ायदा उठा सकें। वो अपने कार्य क्षमता से, कार्यकुशलता से, चरित्र से, आत्मा से समाजवादी थे। यही उनकी सबसे बड़ी खाटी पहचान थी। जी। नहीं कर्नल सिंह, देखिए मैं तो मुझे घोसी का उपचुनाव बिल्कुल नहीं भूलता है। दर्शकों को बता दूं कि 2012 में वो चुनाव जीते थे और उन्होंने बसपा के मंत्री को हराया था। बड़ा ऐतिहासिक चुनाव जीता था। 1996 में चुनाव जीते थे और कभी समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं। हाँ, ये बात सही है कि 2 बार उनको पार्टी से निकाला गया। जब 2022 में
अखिलेश जी ने ऐन मौके पर उनका टिकट काटकर दारा सिंह चौहान को दे दिया था, तो थोड़ा नाराज हुए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट लड़े। सोचिए, भाजपा ने उनको अप्रोच किया था कि आपको हम टिकट दे देते हैं, लेकिन वहां नहीं गए वो। और वो वहां पे मात्र 2000 वोटों से हारे थे। और जब दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी से इस्तीफा छोड़ के दे के भाजपा चले गए। अच्छा, दारा सिंह चौहान का विरोध इसलिए हो रहा था कि वो आजमगढ़ से थे और ये घोसी विधानसभा अलग थी, मऊ जिले की थी। लेकिन वो दिखाया, उन्होंने अखिलेश यादव को एहसास दिलाया कि साहब, आपने उस वक्त गलती की थी, आपने एक दल बदलू को टिकट दिया था। जैसे ही सरकार नहीं बनी, दारा सिंह चौहान इसीलिए आए थे ना कि सरकार बनेगी सपा की सरकार नहीं बनी तो सपा छोड़ के फिर भाजपा चले गए। खैर, उपचुनाव हुआ, अखिलेश जी ने उनको टिकट दिया और उसके बाद क्या ऐतिहासिक जीत हुई उसमें। आप सब लोगों ने जबरदस्त, वो जो उपचुनाव है, जानते हैं आज क्यों महत्वपूर्ण है? एक पत्रकार के रूप में आपको बता रहा हूं, आपके 2024 के चुनाव की नींव 2023 में घोसी में विधानसभा उपचुनाव से निकली है कि जिस सीट पे आप 2000 वोटों से जीते थे, वहां आप 40,000 वोटों से जीतने में कामयाब रहे। और उसके बाद जो मोमेंटम पकड़ा समाजवादी पार्टी ने, 7 सितंबर 2023 को संभवतः परिणाम आया था, 7 या 8 सितंबर को। और जो मोमेंटम पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, तो मतलब लगभग सफाया हो गया था पूरी उत्तर प्रदेश में। उस चुनाव की पाठक जी कुछ विशेष उपलब्धियां हैं जिस पे मैं थोड़ी सी किरण डालना नहीं, चाहूंगा बिल्कुल, और आज के दिन जरूर डालना इसीलिए मैं जोड़ा हूं आपको। सबसे पहली बात, बहुत सी चीजों के बारे में हम आयरॉनिकली कागज पे नहीं कह सकते, लेकिन जनमानस कह रहा है कि आखिरी काउंटिंग के बाद 63,000 वोट से जीते थे। कागज में शायद 43,000 का सर्टिफिकेट का जो अंतर था वो उतना रहा। लेकिन आप एक बात अपनी इतनी लंबी दशकों की पत्रकारिता से जानते हैं कि विधानसभा का उपचुनाव विपक्ष का प्रत्याशी और वो भी 50-60 हजार वोट से जीते, ये अपने आप में देश के लोकतंत्र के लिए भी एक ऐतिहासिक रिजल्ट था, इसमें कोई शक नहीं। अ, बट हम लोग की एक टीम थी पूरी, हम 70-80 फौजी थे और हम करीब 18-20 दिन वहां रहे। सुबह नाश्ता करके पैदल निकलते थे और डोर टू डोर पैदल चलते थे। जी, जी। पैदल घूमते थे हम लोग पैदल चलते हैं, गाँव में पैदल चलते हैं। वही डोर गर्मी टू के दिनों डोर में, चलते क्योंकि हैं। उस वक्त तो बड़ी गर्मी थी। मैं तो बनारस में ही था, वहां से उमस, ठीक है। बहुत गंदी उमस, पाठक जी बहुत हम्म, गंदी उमस थी। लेकिन ईश्वर का कर्म कह लीजिए, परोपकार कह लीजिए कि फौजी लोग एडवर्स टेरेन में काम करने में भी आनंद पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी और अच्छी ट्रेनिंग को बेहतरी दे रहे हैं। तो वो उसको भी ट्रेनिंग के तौर पे लेते हैं और हम लोग क्योंकि अभी नए हैं, तो हम्म, हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा है कि ज़्यादा से कष्ट कर माहौल में काम सीखें। क्योंकि हम्म, फौज में कहावत है कि ट्रेनिंग में बहाया गया पसीना लड़ाई में खून बचाता है। हम्म, तो वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा मान के चलते हैं। हम 70-80 लोग थे। जब हम गाँव में घुसते हैं तो डोर टू डोर चलते हैं और ख़ास बात ये है कि आजकल के बदले माहौल में बहुत से लोग खेत में, खलिहान में, ट्यूबवेल के आस-पास एक आध कमरा बनाते हैं, फिर वो घर बड़ा हो जाता है। तो गाँव के बाहर भी पंजाब की तरह थोड़े से अब घर बनने लगे। और हम्म, जब गाँव में राजनीतिक दल के लोग वोट माँगने जाते हैं, तो वो अमूमन वो गाँव में एक गली से घुसे, दूसरी गली से निपटाया या किसी के दरवाजे पे बैठ के चौपाल-वौपाल बैठक कर ली और समाप्त किया। तो हम हम्म, लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि गाँव में कोई भी दरवाजा, चाहे वो खलिहान में कोई ट्यूबवेल पे हो, उसको छोड़ते नहीं। और ऐसे लोग ख़ास तौर से हमें रोक लेते थे, बिठाते थे, बातचीत करते थे और कहते थे कि बड़े दिनों बाद कोई हमसे वोट माँगने आया है। हम्म, अमूमन तो गाँव के बाहर इतनी दूर कोई सोचता है कि एक दरवाज़ा है, 2-3 बूढ़े-बुजुर्ग रहते होंगे, क्या माँगने वहाँ तक वोट जाएँगे, इतनी देर में दूसरा आधा गाँव कवर कर लेंगे। तो जब उनसे बैठ के बात करते थे, तो ज़मीन का बड़ा ग्राउंडेड फीडबैक मिलता था और हम्म, सुधाकर जी के और उनके बेटे के बारे में एक विशेष बात जो हमको हर आदमी ने बताई। कह रहे देखिए, अब सुधाकर भैया कौन-सी पार्टी के हैं, वो तो सब जानते हैं।
लेकिन कम से कम वो समाजवाद का वो सबक विधानसभा में तो आप हमारे देख सकते हैं कि उनको आप रात में 2 बजे भी फ़ोन कर दें, तो बगैर जात बिरादरी देखे, बगैर ये देखे कि घर में कितने वोट हैं, बगैर ये देखे कि हमें वोट देते हैं या विरोधी को देते हैं, गाड़ी लेके सीधे दरवाजे पे खड़े हो जाएँगे, फिर पूछेंगे क्या बात हो गई अब पूरी बात बताओ, फ़ोन पे तो पूरी बात पूछते ही नहीं। तो वो लोग ये कहते हैं कि इस आदमी पे हमको एक भरोसा है कि हम चाहे इनके दल में हो या ना हो, लेकिन जो एक विधानसभा के विधायक का कर्तव्य है कि हर सुख-दुख में वोटर के साथ खड़े रहना। सुधाकर जी अपने पूरी विधानसभा के हर जाति वर्ग के वोटर के एक फ़ोन कॉल पे खड़े होने वाले नेता थे, हमने ये पाया। दूसरी बात हमने ये देखी कि वो ज़मीन पर किस परिवार में कहाँ किस तरीके का परिदृश्य है, वो दरवाज़ा देख के समस्याएँ समझने की काबिलियत रखते थे। मतलब ये कहने में आसान लग रहा होगा, समझना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर अनुभव ना करें। लेकिन मैंने देखा है क्योंकि वो इतने ज़मीनी रहे हैं कि वो उतरेंगे और दरवाजे पे नज़र पड़ेगी और पूरा एक्स-रे जैसा हो जाता है, ये ज़मीनी अनुभव से आता है। इसलिए मैंने वहाँ देखा है कि असली समाजवाद मैंने वहाँ देखा है। कोई जात बिरादरी नहीं, सुधाकर भैया, सुधाकर भैया, सुधाकर भैया। कहते हैं कि कहीं किसी जाति में मतभेद हो जाए, किसी समाज में समस्या हो जाए, 2 बिरादरियों में झगड़ा हो जाए, सुधाकर भैया को बुला लो तो सुलझ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस वोटर में था और हम लोग इसी समाजवाद की कल्पना करते हैं। तो हमारे जैसे लोगों के लिए जो बाद में आए हैं, उनके शिक्षण और प्रशिक्षण का बहुत मजबूत स्तंभ जो होते हैं, उनमें से एक थे। इसलिए जब भी कभी मुझे व्यक्तिगत तौर पे मौका मिलता था, मैं उनसे 10-15 मिनट चर्चाएँ ज़रूर करता था, क्योंकि ऐसे नेता जो भी बोलते हैं, उसमें से कुछ न कुछ आत्मसात करने के लिए और कुछ न कुछ शिक्षण के लिए मिलता है। और आप सच कहूँ मैं आपसे, आप मुझे 2 घंटे बुलवा लीजिए, जो 20 दिन में हम फौजियों ने वहाँ सीखा है उस विधानसभा में, शायद पूरा बता तो ना पाएँ, लेकिन हम्म। वहाँ से सीख के इतना आए हैं कि पूरे प्रदेश में हम जब-जब जहाँ-जहाँ गए, जो भी हमने कहा बोला, उसमें कहीं न कहीं उस उपचुनाव का अनुभव ज़रूर था। तो मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि सामाजिकता और समाजवाद के लिए जो पीडीए का जनमानस है, कहीं न कहीं उसने उस उपचुनाव से ये सबक निकाला है कि अगर हम अपने लिए एक साथ एकजुट होकर के लड़ेंगे, तो पीडीए की स्वयं की इतनी शक्ति है कि राजनैतिक चेतना और शक्ति पाने के बाद हम अपने वेलफेयर, अपने कल्याण का इंतज़ाम खुद कर सकते हैं। जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2022 में वो इंडिपेंडेंट लड़े थे और मात्र 2000 वोटों से दारा सिंह चौहान जीत पाए थे। आप ये समझिए। और 2019 में विधानसभा उपचुनाव हुआ था तो भी इंडिपेंडेंट लड़े थे, 70,000 के करीब वोट पाए थे। तो अगर इंडिपेंडेंट लड़के कोई आदमी 70,000 वोट पा रहा है, इसका मतलब अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय रहा होगा। तो ये जो आपने बात कही ना कि घोसी विधानसभा में कोई उनको वोट दे या न दे, वो हर आदमी उनका वोटर हुआ करता था, हर आदमी उनका परिवार हुआ करता था। और कहीं ना कहीं घोसी में जो सुधाकर सिंह की लोकप्रियता थी, उसका फायदा आपको मऊ लोकसभा सीट में, घोसी लोकसभा चुनाव में भी पड़ा। जिस तरह से राजीव राय ने एक तरफा जीत हासिल की, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये था। ये ठीक है कि मऊ सीट से ये मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे विधायक थे, वो वैसे तो भारतीय सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़के चुनाव जीते थे, लेकिन उनका अफजल अंसारी चूंकि बसपा छोड़ के सपा में शामिल हो गए थे, तो राजीव राय को समर्थन तो मिला ही था मऊ में। लेकिन घोसी में सुधाकर सिंह का होना भी राजीव राय के लिए बढ़िया साबित हुआ। एक और सवाल है कर्नल साहब, कल आपसे बात नहीं हुई सुधाकर सिंह के व्यक्तित्व के बारे में। जो सबसे बड़ी बात आज हर अखबार लिख रहा है कि वो आजीवन समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे, वो कभी छोड़ के नहीं गए। 2 बार उनको पार्टी से निकाल दिया गया, बात अलग है, तो वो अलग मैंने मुद्दा है। लेकिन और जब वो छोड़ के गए तो कोई किसी पार्टी में नहीं गए कि बसपा में चले जाए, भाजपा में चले जाए।
फिर इंडिपेंडेंट रहे, वापस आए। और ये भी कहा जा रहा है कि वो ये भी कहा जा रहा है कि वो 2024 में थोड़ा नाराज थे, लोग कह रहे थे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ परिणामों में दिखा नहीं। इसके 2-3 आपने सब क्वेश्चंस हैं, मैं इनको सबमिट करके उसमें कहने की कोशिश करूँगा। देखिए पहली बात तो जो मैंने देखा है, संगठनात्मक राजनीति और चुनावी राजनीति के में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं और चुनावी राजनीति में बहुत तरह के सामाजिक बैलेंस बनते-बिगड़ते हैं। कुछ नए लोगों को जोड़ना होता है, हमें ज़्यादा व्यापक तौर पे समाज को एड्रेस करना होता है। तो परिवार में अलग-अलग निर्णय होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर व्यक्ति हर चीज़ से सहमत हो। आज का ये विषय नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे नेता ने साल दर साल, महीने दर महीने समाज के हर वर्ग को समाहित करने के अलग-अलग प्रयोग किए, अलग-अलग प्रयास किए, अलग-अलग दलों के साथ किए, अलग-अलग प्रत्याशियों के साथ किए। ये एक्सरसाइज़ेज़ लगातार होती रहती हैं, उसी का हिस्सा रहा है, तो इसको हम वहीं छोड़ देते हैं। सुधाकर जी पे अगर केंद्रित करके बात करें, तो उस चुनाव में हमने देखा कि प्रोफ़ेसर साहब ने और शिवपाल चाचा जी ने राजीव राय जी ने सुधाकर सिंह जी के साथ जिस तरीके से एक जैसे नहीं घर परिवार में बड़े-बूढ़े 2-4 लोग होते हैं तो पूरे परिवार के फैसले लेते हैं कि कहाँ क्या खाना-पीना है, कौन-सा नया कमरा बनवाना है, कहाँ छप्पर बदलवाना है, कहाँ दरवाजा किवाड़ ठीक कराना है। बिल्कुल खाटी समाजवादी स्थिति में शाम को बैठते थे, सुबह बैठते थे, अगले कदमों पे चर्चाएँ करते थे और जो ये जो आत्मीयता थी उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा। कि अलग-अलग व्यक्ति, अलग-अलग विचार अगर मिलके सम्मिलित होके काम करते हैं, तो रणनीति ज़्यादा बेहतर बनती है और यही हुआ है मऊ में। अलग-अलग विचार के बहुत से सीनियर लोगों ने बैठ के योजनाएँ बनाई, उसका प्रतिफल मिला और हाँ, मैं बेबाकी से इस चीज़ को भी स्वीकार करता हूँ कि राजीव राय जी के लोकसभा चुनाव में उनके स्वयं के अनवरत दशकों का, सालों का जो मेहनत है जिस तरीके से ज़मीन पे लोगों की, गरीब-गुरबों की मदद की, इलाज के लिए भागते रहे, मदद किया, शिक्षा-दीक्षा में लोगों की मदद किया। सुधाकर जी ने भी बहुत ही आत्मीयता के साथ एक परिवार के सदस्य के तौर पर पार्टी का सहयोग किया और राजीव राय जी के वो एक बड़ी जीत में सुधाकर जी का स्वयं का भी और उनके क्षेत्र का एक अच्छा योगदान रहा और मैं तो इसको पारिवारिक, समाजवादी, पारस्परिक सहयोग के तौर पे देखूँ। जी।